डॉक्टर साहब, मिर्गी का दौरा पड़ना आम बात है, कई लोगों को पड़ता है मिर्गी का दौरा। तो ये इसकी क्या कोई खास उम्र होती है? जन्मते बच्चे से लेके 80 साल के बंदे बुजुर्ग तक को ये मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इसमें खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से शरीर में अकड़ाहट आ जाती है। जो गरीब लोग हैं, जो इकोनॉमिक रेखा से नीचे हैं, जो आदिवासी हैं, वहाँ ये बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप मॉडर्न मेडिसिन ले रहे हैं तो आप मेडिसिन में गैप नहीं डालेंगे, ये ख्याल रखें। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सभी को नमस्कार। डॉक्टर साहब, मिर्गी का दौरा पड़ना आम बात है, कई लोगों को पड़ता है मिर्गी का दौरा। तो ये इसकी क्या कोई खास उम्र होती है? बिल्कुल आम बात है, बिल्कुल सही वंदना जी, आपने चर्चा आज छेड़ी है मिर्गी की। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि इसकी कोई उम्र नहीं है। जन्मते बच्चे से लेके 80 साल के बंदे बुजुर्ग तक को ये मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। दूसरी बात, ना तो ये एक दूसरे से छुआछूत की बीमारी है, न ये कोई ऊपरी कसर है, न ही इसमें मरीज पागल हो जाता है, न ही ये कोई तांत्रिक या कोई ऐसी दवा है जिसमें हवा आ जाती है, जिसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये नर्वस सिस्टम की बीमारी है और उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इसमें खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से शरीर में अकड़ाहट आ जाती है। ये इसकी खास बीमारी है और कई मरीजों को तो इसका एक ऑरा आता है, एपिलेप्सी का ऑरा होता है। उन्हें पहले हाथों पैरों में सुइयां चुभनी महसूस हो जाती हैं, सिर में कुछ घबराहट सी महसूस हो जाती है, लगता है उनको पता लग जाता है कि आज कुछ होगा। और जब होता है तो इसमें कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसमें देखिए, इसमें हाथ झटकने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे हाथ खूब झटकते हैं, आंखें ऊपर हो जाती हैं, ठीक है, मुंह से लार निकलने लग जाती है या मुंह आपका खुला रह जाता है। इसी तरह जीभ कट जाती, जीभ भी बाहर निकल जाती है इसमें, इसीलिए जीभ कट जाती है कई बार। और सिर टेढ़ा हो जाता है और मरीज बेहोश होकर गिर जाता है, कई बार 15-15 मिनट तक बेहोश रहता है। लेकिन हमने ये देखा है, आम मरीज क्या कहता है, जी मैंने चप्पल सूंघा दी थी, ठीक हो गया, मैंने प्याज सूंघा दिया, ठीक हो गया, मैंने मुंह में दांत बंद हो जाते हैं, दांत जकड़ जाते हैं, तो चम्मच घुसाते हैं लोग, जबरदस्ती दांत तोड़ देते हैं चम्मच घुसा के, कि नहीं तो ये मर जाता जी अगर हम ये चम्मच ना घुसाते, तो दांत टूट गया, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ों से बचना है, कुछ नहीं करना। आप सिर्फ इतनी कोशिश कीजिए कि मरीज का उसके अगर बटन टाइट है या टाई है या औरतें हैं किसी की चुन्नी फंसी हुई है तो हल्का कर दें, ताकि सांस आराम से आ जाए, हवादार उसमें लिटा दें और लोग उसके सामने ना सारे आ जाएं, लोग हटा दें उनको। और ये बिल्कुल मरीज को शांत स्वभाव से लौटा दें और इंतज़ार करें दौरा अपने आप खुलने का और बेहोशी से होश में आने का। ये इसमें हमने करना होता है। और इसका इलाज प्रॉपर, इसकी सबसे पहले तो इसका कारण देखना है। दो तरह के कारण इसमें हैं, क्यों पड़ते हैं मिर्गी के दौरे, दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कारण हो सकता है कि ब्रेन में कोई ट्यूमर है, कोई पहले चोट लगी है, या कोई सेल्स में इम्पल्सेस आए हैं, तो वो हमारी कुछ टेस्टों में आ जाते हैं। तो या तो ब्रेन की कोई डिजीज़ है या फिर अननोन कारण से, बिना किसी कारण के ये आ गया है। तो इसमें हम लोग CT स्कैन करते हैं मरीज के सिर का, या MRI करते हैं, या एक टेस्ट होता है EEG। जैसे हार्ट का ECG आपने बड़ा आम सबने सुना होगा, जब हार्ट अटैक या छाती में दर्द है तो भागो भाई अस्पताल, फटाफट ECG कराओ। तो ECG होती है जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये EEG है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। एन्सेफल का मतलब होता है ब्रेन। सो ब्रेन की इसमें हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नापते हैं EEG में, तो उसमें हमें नजर आ जाता है, इसका कारण समझ आ जाता है। और मॉडर्न मेडिसिन में अमूमन इसकी दवाई 3 से 5 साल लगातार दी जाती है और बड़ी अच्छी दवाइयाँ, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट जरूर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बीमारी ठीक ही नहीं होगी। और भारतवर्ष में 1.9% लोग पूरी पॉपुलेशन के इसका शिकार हैं। और ख़ासकर जो गरीब लोग हैं, जो इकोनॉमिक रेखा से नीचे हैं, जो आदिवासी हैं, वहाँ ये बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है।
और वहाँ वो झाड़ फूंक वाला सिस्टम चलता है। वो मैंने आपको बताया कि लोग चप्पल सूंघाते हैं, कोई चम्मच डाल रहा है, कोई चक्कू डाल रहा है, तो लोगों की अपनी अपनी एजम्पशन है। तो इसमें देखिए, क्योंकि ये अचानक कहीं भी आ सकता है दौरा, तो हम जब किसी को एक बार एपिलेप्सी का दौरा पड़ जाए, एपिलेप्सी, मिर्गी और अफसार, ऐसा 3-4 नाम हर रीजन के हिसाब से होते हैं, तो हम इसमें सलाह देते हैं कि आप बोटिंग ना करें, चलते पानी में न जाएं, क्योंकि वहाँ अगर आ गया तो गिरेंगे पानी में सीधा, या आग के पास न जाएं, और 2 व्हीलर की सवारी ना करें, आगे या पीछे ना बैठें। ये परहेज हम बताते हैं मरीजों को कि जब भी ऐसा हो तो ये आपने ख्याल रखना है कि ऐसी जगह न जाएं जहां आपको गिरें और गिरने से एक्सीडेंट का खतरा हो। ये 2 व्हीलर के आगे पीछे दोनों ही हम रोक देते हैं इसमें, जब तक आपका इलाज चलता है। और इसकी देखिए, सब जगह होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथिक, तीनों में बहुत शानदार इसका इलाज है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसका इलाज नहीं है हमारे पास, तो इलाज भी हो जाता है, कारण भी है। टेस्ट मैंने आपको बता दिए, MRI, CT स्कैन, EEG, कंप्लीट ब्लड पिक्चर, ये ज़रूरी होता है इसमें। कारण आपको मैंने बता दिए, सिर में चोट लगी हो सकती। हाँ, एक बात और, छोटे बच्चों को तेज बुखार में भी दौरा आ जाता है, बड़ों को भी आ सकता है, या वो बुखार में ना अलग उल्टी सीधी बातें बोलने लग जाते हैं। तो उस वक्त ये, अगर तेज बुखार हो किसी को, तो माथे पे, हाथों के नीचे और पैरों के नीचे ताजे पानी की पट्टियां करके उतारना बहुत जरूरी है। अगर बहुत हाई फीवर होगा तो ये फेब्राइल फिट बोलते हैं हम इसको, ये वो फेब्राइल सीजर से हम बचें। और अगर ये हमारे मरीजों को ये डिफरेंशिएट करने की भी जरूरत है। अगर आपको बुखार के दौरान सीजर आया है, बुखार के दौरान एक बार फिट आया है, तो वो एपिलेप्सी नहीं है। उसमें आपको 3 से 5 साल दवाई खाने की जरूरत नहीं है। उसमें आप अपने डॉक्टर को बिल्कुल क्लियर बताइए कि एक बार जब पहली बार दौरा आया था तो बुखार था, तेज बुखार था, तब आया, और उसके बाद आज तक नहीं आया। तो अगर आप क्लियर बताएंगे तो आपका न्यूरोलॉजिस्ट समझ जाएगा, वो आपको इन्वेस्टिगेट करेगा। अगर कोई बिल्कुल स्पष्ट कारण नहीं मिलता तो हो सकता है वो अगले दौरे आने का इंतज़ार करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें हम दौरे का इंतज़ार करें और उस तरह से हम चलें। क्या इसमें ऑपरेशन भी किया जाता है? ऑपरेशन के बाद ठीक हो सकती है ये? देखिए, ऐसा है, अगर तो हमने जब CT और MRI किया, तब कोई ऐसी बीमारी आई हो जिसमें कोई ट्यूमर दिखे, कई बार ट्यूमर की वजह से ये होता है, तब तो ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है वंदना जी। अगर ट्यूमर हमारा इसमें नहीं आ रहा तो हमें इसमें कोई सर्जरी वाला इसमें सीन नहीं है। यूजुअली इसमें कारण कम ही निकलते हैं, कारण नहीं ज़्यादा मिलते। अगर मैं एग्जांपल लगाऊं अपने क्लिनिकल हिस्ट्री का, तो अगर मैंने 100 मरीज मिर्गी के देखे होंगे तो 5, 7, 10 में कोई ना कोई कारण मिलते हैं, ज़्यादा में कारण नहीं होते, और खासकर बच्चों में तो बिल्कुल कारण नहीं होते। हाँ, ओल्ड एज में डेफिनेटली ट्यूमर्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सेनिलिटी आ जाती है, ब्रेन एट्रॉफी भी हो जाती है, तो उसमें हमें यह दिखता है, तो ये हम देखते हैं उसमें सर्जरी वाला रोल। अगर वहाँ ट्यूमर आ गया और वो हमारी नर्व्स को दबा रहा है तो वहाँ सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। जब एपिलेप्सी होती है तो किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, मतलब कि दवाई लेते वक्त? जी वंदना जी, एक तो इसकी एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से अगर ये 3 साल दवाई चलनी है, तो बीच में अगर एक दिन का भी नागा हो जाए तो वो 3 साल फिर उस दिन से फिर गिने जाते हैं। अगर आपने 2 साल दवाई खा ली और 2 साल बाद आप 2 दिन या 1 दिन के लिए दवाई भूल गए, तो वो आपके 2 साल की दवाई गई उनके हिसाब से, तो वो वहाँ से दोबारा काउंटिंग शुरू होती है। तो खैर, ऐसा मॉडर्न मेडिसिन में, और उसका कारण ये है क्यों दवाई 3 से 5 साल दी जाती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ब्रेन की इम्पल्सेस वो वॉलेटाइल हो रही हैं, वो बिगड़ गई हैं, तो उसकी वजह से ब्रेन के एग्रेशन आ गया ब्रेन में ना। तो वो क्यों है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम उसको शांत कर देते हैं, हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को दबा देते हैं। तो दबाएंगे तो, जब दवा देंगे तो वो दबी रहेंगी, जब नहीं दवा देंगे तो फिर उठ जाएंगी। तो एक गोली भी अगर नहीं देंगे तो उसमें यह तकलीफ आने का खतरा रहता है। तो इसलिए इसमें यह ख्याल रखना है, अगर आप मॉडर्न मेडिसिन ले रहे हैं तो आप मेडिसिन में गैप नहीं डालेंगे, ये ख्याल रखना है। जब एपिलेप्सी किसी को होती है, यानी कि दौरा पड़ता है किसी को, तो उस वक्त उसे कई बार इंजेक्शन लगा दिया जाता है पेशेंट को, तो वो इंजेक्शन जो होता है नींद का होता है, तो ये लगाना कितना सही है?
देखिए ये डायग्नोज करना ये काम है आपके डॉक्टर का। बिल्कुल सही बात है, वो इसलिए लगाया जाता है अगर ये लगे कि बच्चा है छोटा और काफ़ी देर तक हो गया है, तो वो बिल्कुल सही होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कोई, ये आपका अटेंडिंग फिजिशियन ने इमरजेंसी देखनी है तो ये आम बात है, ये इंजेक्शन लग जाता है। लेकिन अगर आपको रूटीन में दौरा पड़ रहा है, पहला दौरा भी अपने आप 2-4 मिनट में ठीक हो गया था, अगला भी ठीक हो गया, दिन में 10 दौरे पहले पड़ चुके हैं, तो उस केस में आप अपने डॉक्टर, एक ही डॉक्टर फैमिली अगर फिजिशियन के पास जाते हैं, नहीं लगाएंगे आपको, उनको जानकारी होगी। लेकिन अगर पहला दौरा पड़ा है या आपको नई जगह पे दौरा पड़ गया, आप पूछ के तो आएगा नहीं आपसे दौरा, आप स्कूल गए हैं, रास्ते में गिर गए, अब रास्ते में गिर गए तो लोग उठा के जहाँ नज़दीक अस्पताल होगा वहाँ ले जाएंगे, तो वहाँ तो इंजेक्शन लगेगा क्योंकि उनको आपकी हिस्ट्री नहीं पता। तो ये इमरजेंसी में लगाना लाजमी होता है। कोई, देखिए उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, एक बार लगाने में कोई खतरा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को जब दौरा पड़ता है तो पहले इंजेक्शन 2-4 दिन पहले इंजेक्शन लगा होता है, घर वाले खुद ही लगवा देते हैं इंजेक्शन, वो कितना उचित है? नहीं नहीं, घर वालों का काम नहीं है इंजेक्शन लगवाना, ये बहुत गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी 32 सालों की प्रैक्टिस में अपने आप दौरे ठीक हो जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक केसेस को छोड़े बिना सब जगह अपने आप ठीक हो जाते हैं, अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं, कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, अगर इमरजेंसी में हमें लगता है कि हालत मरीज की ज़्यादा खराब है तो डेफिनेटली लगा के ब्रेन को शांत करना ज़रूरी होता है। क्या एपिलेप्सी का मरीज नॉर्मल इंसान की तरह सारे काम कर सकता है? जी हाँ, मैंने आपको 3 परहेज बताए थे। आग के पास नहीं जाएंगे जहाँ आग हो, बिकॉज अगर उस वक्त दौरा आ जाए तो फिर वो खतरा है एक्सीडेंट का। और सिमिलरली 2 व्हीलर का इस्तेमाल न करें, और बोट या जहाज पानी वाले में न जाएं, या चलते पानी रिवर्स में, नहरों में, वहाँ न जाएं। बाकी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। शादी भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है किसी तरह की, कोई टैबू नहीं है, कोई स्टिग्मा नहीं है। देखिए, हम आपके प्लेटफॉर्म से मैं यही हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि एपिलेप्सी कोई ऐसी छूत की बीमारी नहीं है, कोई ऊपरी कसर नहीं है, कोई पागल नहीं है, कोई ये बाकी जैसे आपके हार्ट में प्रॉब्लम आती है वैसे ये ब्रेन की बीमारी है, सिंपल सी बात है। ब्रेन का इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बिगड़ जाते हैं और बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। वर्ल्ड ओवर WHO ने भी पूरे विश्व में ये बिल्कुल ठीक होती हुई नजर आती है हमें, तो इसमें कोई हमने ये नहीं सोचना कि ये नहीं ठीक हो सकती। इसके साथ साथ मैं आपको इसके घरेलू नुस्खे भी बताता हूँ, ताकि आप घर में बैठे आप ब्रेन की हेल्थ को भी आप मेंटेन करें। देखिए, अभी कारण हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि हम दिमाग पे ज़्यादा बोझ न डालें, नींद पूरी लें, 7 से 8 घंटे अगर आप प्रॉपर नींद लें, सूर्य उगने के साथ उठ जाएं, सूर्य छिपने के साथ सो जाएं, और हेल्दी आप लाइफस्टाइल खाना खाएं। लाइफस्टाइल अगर आप हेल्दी रखेंगे, कुदरत के नज़दीक रहेंगे, तो बीमारी से बचे रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि बीमारी आएगी। तो देखिए, एपिलेप्सी के मैं आपको घरेलू नुस्खे बता देता हूँ। गीली मिट्टी को लेकर पूरे शरीर पर लगाना, इसमें बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। सिर से लेकर पैर तक पूरे मिट्टी का लेप हो जाता है, उसको मड बाथ बोलते हैं। तो मड बाथ इसमें बहुत लाभकारी होता है। इसके साथ साथ मिर्गी के रोगी को 250 ग्राम बकरी के दूध में 50 ग्राम मेहंदी के पत्तों का रस मिलाकर 2 सप्ताह सुबह के समय पीने के साथ दौरे लगभग बंद हो जाते हैं। ये हमारी नेचुरोपैथी का इलाज है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 250 ग्राम बकरी के दूध में 50 ग्राम मेहंदी के पत्तों का रस मिलाना है और 2 सप्ताह तक सुबह के समय पीना है रोजाना। देखिए, पेठे का जूस सबसे अच्छा डिटॉक्सिफायर माना जाता है। अगर आप पेठे का जूस लगातार रोजाना पी लेंगे नियमित रूप से, तो आपके शरीर की सारी इंप्योरिटीज निकल जाएंगी, शरीर शुद्ध हो जाएगा। शरीर शुद्ध हो जाएगा, दिमाग शुद्ध हो जाएगा, तो अपने आप आपका एपिलेप्सी से भी आप बच सकते हैं। हाँ, पेठे के रस बिल्कुल बेस्वाद होता है, फीका होता है, तो उसमें आप शक्कर या मुलट्ठी का पाउडर मिला सकते हैं, ताकि वो आपको स्वादिष्ट हो जाए। स्वाद भी चाहिए ना, हमारे बच्चे पिएंगे नहीं, वरना वो तो कहेंगे ये क्या दे दिया। इसके साथ साथ गाय के दूध का बनाया हुआ मक्खन, घर का बना, गाय का दूध हो घर में और इंडियन गाय हो तो बहुत अच्छा है, वो मक्खन भी बिल्कुल इसमें मिर्गी के दौरों में फ़ायदा उठाता है।
हम रसोई में हमारे राई पड़ी होती है, राई को पीसकर आप उसका चूर्ण बना सकते हैं और जब भी दौरा पड़े तो उसको सूंघा दें, तो उससे बेहोशी दूर हो जाएगी। देखिए अब हम आपको एक हर एपिलेप्सी के मरीज के लिए ये मैसेज है कि राई को पीस के उसका चूर्ण अपनी जेब में रखें, ताकि कुछ हो तो उसको सूंघा दें आप, और उससे बेहोशी दूर हो जाएगी। ना कि आप जूते सूंघाएं या फिर आप प्याज सूंघाएं। जो जरूरी है वो ये है। इसी तरह सेब का जूस पीना बहुत फायदेमंद होता है। इसमें ये सारी आप घरेलू उपचार आप कर सकते हैं जो बहुत ही फायदेमंद गिने जाते हैं। इसके साथ साथ वंदना जी मैं आपको कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ बताऊंगा इसकी। इसमें सबसे बढ़िया मदर टिंचर आता है जो हम डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे, ओनेंथी क्रोकाटा। ये बहुत बढ़िया दवाई है जिसको अगर आप लगातार ले लेते हैं 6 महीने या 1 साल, इसमें 15 बूंदें हमें दिन में 3 बार पीनी होती हैं, आधा ग्लास पानी में डाल के, तो ये बिल्कुल बिना कारण जाने ये फिट्स को रोकने में हमारी पूरी मदद करती है। वरना होम्योपैथी में हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट का मतलब है पूरे शरीर के सारे सिम्टम्स लेते हैं, विकारों का कारण जानने की कोशिश करके उसको ठीक करते हैं। क्यूप्रम मेट, प्लम्बम, नाइट्रम्यूर, कॉस्टिकम, ऐसी कई दवाइयाँ, सोराइनम, सल्फर, बेसिलिनम, ऐसी सारी दवाइयाँ इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। एक बार फिर एक बिल्कुल प्रॉपर मैसेज है, राई का पाउडर की एक पुड़िया बना के जेब में रख लें, ताकि अगर किसी को बेहोशी हो जाती है तो बेहोशी दूर हो जाए। ये आप एक पुड़िया अपनी जेब में रख सकते हैं इमरजेंसी के लिए। और प्याज और चप्पल या चम्मच डालने की बजाय या जबरदस्ती मुंह खोलने की बजाय राई के पाउडर को आप सूंघाएं। और जो जो हमने घरेलू उपचार बताए हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ बताई हैं, और सबसे बढ़िया अब प्रॉपर नींद लें, 7 से 8 घंटे की नींद लें और एक ही समय पे नींद लें। ये अगर आप करेंगे तो वैसे ही आप, और अगर मॉडर्न मेडिसिन लेनी पड़ती है तो उसमें गैप न डालें। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी दर्शकों का। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।